हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। करंट अफेयर्स में आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, टाइम कम है बट स्टिल यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। पता है ये टॉपिक अभी न्यूज़ में क्यों था? अभी एक रिपोर्ट से, एक फाइंडिंग से ये पता चला है कि लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया में हो रहे हैं, सभी को पता है। अच्छा, उस चुनाव के दौरान वोटर्स को देखा गया तो वो वोटर्स वो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, खासकर वो वोटर्स जो बेरोज़गार हैं। इसी पे ध्यान में रखते हुए इस पे भी नज़र पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं इससे संबंधित कितनी स्टेटमेंट सही है। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर जॉब्स इन एन इकोनॉमी। India's working age population has declined from 2016-17 to 2023-24. ठीक है, India's overall LFPR has increased from 2016-17 to 23-24. ठीक है, तो देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस साल के अप्रैल में ये पता किया, ये रिसर्च ने, कि भाई जो वोटर्स हैं उनका जो बिहेवियर चला आ रहा है कई सालों से, वो ज़्यादातर कैसे हैं, आपके बेरोज़गार हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन ओवर द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल से ऊपर वाले को जो है वो वर्किंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 14 साल तक तो चाइल्ड लेबर में आ जाता है, तो 14 साल से जो ऊपर है। Labor force participation rate is the percentage of the working age population that is demanding a job, hence statement 1 is correct. As a result, it excludes individuals such as 35-year-old married women who is not actively seeking employment, a 22-year-old who is pursuing higher education, and a 65-year-old who no longer want to work. Thus, LFPR reflects in an economist's job demand. ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है? इट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल लुकिंग फॉर अ जॉब, जो जॉब ढूंढ रहे हैं बट उनके हाथ में कोई भी जॉब नहीं है। दिस रेट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। UER is often the most widely used metric to assess the health of the labor market. ठीक है, employment rate is often considered the best metric to assess the health of employment in the Indian context. ठीक है जी। अब सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 18.1% और 17.4 करोड़ फ्रॉम 96.45 करोड़ in 2016-17 to 113.86 करोड़ in 2023-24। ठीक है, ये इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम स्टेटमेंट थर्ड देखें तो वो डिक्लाइन है, क्योंकि इंडिया की ओवरऑल वाज लो, 2016-17 में लो थी, एंड हैज़ फर्दर डिक्लाइन बाय 5.8% ओवर द पास्ट। अब देखो यहाँ पे क्या था, दोनों को स्वैप कर रखा है। ये डिक्लाइन है तो ये इंक्रीज़ होना चाहिए। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, ओवरऑल में देखें तो वो हैज़ इंक्रीज नहीं है, वो डिक्रीज्ड है। ठीक है, इसलिए ओनली वन स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी प्रवाह पोर्टल, ये पोर्टल बहुत ही न्यूज़ में था, आरबीआई ने इसे लॉन्च किया। ठीक है, अब लॉन्च किया है, ये किससे संबंधित है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन कहता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, individuals and entities to apply online for various regulatory approvals from the RBI, hassle-free and seamless banking transactions, any individual or entity to participate in the government securities market। तो सही आंसर ये है इसका बी। ठीक है, क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है, एंटिटीज़ है, जिन्हें आरबीआई से अप्रूवल लेना होता है तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो बट ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड एक ऑनलाइन सिस्टम है, एक ऐसा पोर्टल है जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल या एंटिटी अप्लाई कर सकती है ऑनलाइन फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल्स इन अ सीमलेस मैनर। ठीक है, दिस पोर्टल विल ऑल्सो इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस प्रोसेसेस रिलेटेड टू ग्रांटिंग रेगुलेटरी अप्रूवल्स एंड क्लियरेंस बाय द आरबीआई। ठीक है, इस प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथोराइजेशन। ठीक है,
बस इतना ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स। ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स क्या होता है? पहली स्टेटमेंट, ये कैसा प्रोसेस है? वेयर बाय अ लेंडर ट्राइज टू रिवाइव अ लोन दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट बाय एक्सटेंडिंग मोर लोन्स टू द सेम बोरोअर। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो लेंडर है, देने वाला है, वो लोन को रिवाइव करने में लगा हुआ है। मतलब एक ही सेम बोरर, जबकि पता है वो डिफ़ॉल्ट के वर्ज में है, फिर उसको लोन और भी एक्सटेंड कर रहा है। ये हो गया एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। सेकंड, आरबीआई हैज़ बेयर्ड एनबीएफसी फ्रॉम इन्वेस्टिंग एनी स्कीम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैविंग इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज दैट हैव टेकन लोन फ्रॉम द लेंडर्स कंसर्न इन द पास्ट 12 मंथ्स। तो देखा जाए तो ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में था, आरबीआई ने 2 कंपनीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है, साइटिंग सब्सटेंशियल कंसर्न रेज ड्यूरिंग रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन। रेगुलेटर्स ने ये डायरेक्शंस दी है ईसीएल कंपनी को टू इमीडिएटली डिसकंटिन्यू एनी स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग इट्स होलसेल एक्सपोजर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द अकाउंट रिपेमेंट। क्या होता है, जो एनबीएफसीज होती हैं, जो आपके प्राइम कस्टमर्स हैं, आपको पता है वो डिफ़ॉल्ट वर्ज में है, बट फिर भी आप उसको सेम बोरर को लोन दे रहे हैं, और व्हाट रिस्क यू आर प्रोवाइडिंग। तो ये पूरा मामला था। तो ये जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय अ लेंडर ट्राइज टू रिवाइव अ लोन दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय एक्सटेंडिंग मोर लोन्स टू द सेम बोरोअर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है, क्योंकि आरबीआई ने ये अभी जो है बैंक्स और एनबीएफसी को मना किया है टू इन्वेस्ट इन एनी स्कीम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैविंग इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज दैट हैव टेकन लोन फ्रॉम द लेंडर कंसर्न इन द पास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट ये है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है रूरल एरियाज़ में, जो गांव है और एक शहर है, दो की बात है। गांव में भारत के जितने भी गांव हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्चा होता है इंडिविजुअल का, वो फूड, उसमें से वो ज़्यादा खर्चा करते हैं खाने पीने की चीज़ों में, जो इंक्रीज़ हुआ है 2022-23 से लेके, मतलब 1999 से 2022 तक वो इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है, अगर हम अर्बन शहरों की बात करें तो जो शेयर ऑफ फूड है वो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है और इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। क्या बताना है आपको? करेक्ट। तो देखा जाए तो दोनों ही गलत है। कैसे? रूरल एरियाज़ में अगर हम बात करें तो ये पहली बार ऐसा था कि ये डिक्रीज़ हुआ, जबकि अर्बन एरियाज़ में भी ये बात करें तो ये भी डिक्रीज़ हुआ है। तो दोनों आपकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली माश्किल बचारे। ये न्यूज़ में था, बेसिकली ये है क्या, इट इज़ द नेम ऑफ अ legendary communist leader who stayed in Pakistan after partition. It is the name of a place in Pakistan near the Pakistan-Iran border. It is a plain in Afghanistan where a dam broke down after recent earthquakes. It is the name of the highest Indian army post in Siachen. तो सही आंसर आपका क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस पाकिस्तान नियर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। अभी क्या था, ये इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटा सा आर्टिकल था, आर्टिकल का एक न्यूज़ है। अभी जो बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान में, ईरान ने सडनली फायरिंग करी, ओपन फायरिंग करी, जिसमें 4 पाकिस्तानी मारे गए। तो ये तहसील का नाम है, बेसिकली ये तहसील है माश्किल बचारे। ठीक है, ऐसे कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, वनडे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आर्टिकल हिंदू न्यूज़पेपर में था ऑन वोल्केनोज इन प्लैनेट वीनस। ठीक है, जिसका एक्सपेंशन बढ़ रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है, जो वोल्केनो है आपके वीनस प्लैनेट पे, वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अब इससे संबंधित यू हैव टू टेल इनकरेक्ट। ठीक है, मार्ट मोन्स इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन वीनस, ये सही है। सीरी मोन्स इज़ अ शिल्ड वोल्केनो ऑन वीनस, बिल्कुल सही। वोल्केनोस के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, सो दिस इज़ शिल्ड वोल्केनो। इडन मोन्स is a large volcano located in the southern hemisphere of Venus. ये तीनों ही सही हैं, hence none will be the correct option as per the demand of the question. ठीक है, ये पूरा आर्टिकल है, यहाँ पे देखोगे कि तो पहला यही बताता है कि भाई जो वोल्केनो
एक्टिव है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वीनस में। लावा जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, कई सालों से बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जो नासा की स्पेस क्राफ्ट है मैलेगन, इसने पहले ही बता दिया था, पहले भी रिपोर्ट मतलब रिसर्च किया था 1990 से लेकर 1992 तक का, जिसमें ये इंडिकेट किया कि जो लावा है वो लार्जली फ्लो हो रहा है एट दीज 2 लोकेशंस इन द वेनस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद आपका ये है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आपके तीनों ही सही हैं। यहाँ पे आएगा देखो ये आपका आ गया, सिर्फ मोन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको सब चीज़ आंसर यहीं पे मिल जाएगा। कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमने एडिशनली ऐड किए, जैसे इडून मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रम मिसाइल, ये भी चर्चा में था। इट इज़ एन एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल विच इज़ डेवलप्ड बाय DRDO. It is the first indigenously developed anti-radiation missile designed to target ground radars and communication station in suppression of enemy air defense mission. दोनों ही सही हैं। रुद्रम क्या है? रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो DRDO ने इसे लॉन्च किया, इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया उड़ीसा के कोस्ट से, उड़ीसा से ये लॉन्च हुआ है फ्रॉम Su-30 Mk-1 प्लेटफॉर्म ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। रुद्रम सेकंड यानी फर्स्ट भी रहा होगा। रुद्रम सेकंड में बात करें तो इट इज़ इंडिजेनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम। ये याद रखना है कि सॉलिड प्रोपेल्ड है या लिक्विड प्रोपेल्ड है, तो ये सॉलिड प्रोपेल्ड एयर है। ठीक है, ये एयर टू सरफेस है, ना कि सरफेस टू सरफेस है, एयर टू एयर है। दिस इज एयर टू सरफेस विच रोल टू न्यूट्रलाइज मैनी टाइप्स ऑफ एनिमी एसेट्स। ठीक है, it is designed to have a strike range of almost 350 km from a Sukhoi 30 MKI fighter of the Indian Air Force। तो ये 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक है जी, बस इसके अंदर इतना ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं रुद्रम मिसाइल जो सीरीज़ है उसके बारे में देखें। ये DRDO ने डेवलप किया है। इट इज़ अ न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल फॉर डिस्ट्रॉइंग अ वैरायटी ऑफ एनिमी सर्विलेंस कम्युनिकेशन रडार्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ऑन द ग्राउंड। यानी कि जितने भी दुश्मन के एसेट हैं, चाहे वो आपका सर्विलेंस सिस्टम है, चाहे उसका रडार है, ये सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। रुद्रम 1 की बात करें तो वो थी, उसकी दूरी जो थी वो 150 किलोमीटर थी। रुद्रम 2 की कितनी है? 350। ठीक है, ये भी याद रखना है। ये जो मिसाइल है ये बनी इसलिए है फॉर सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस फ्रॉम लॉन्ग स्टैंड ऑफ रेंज विच इन टर्न विल इनेबल इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक एयरक्राफ्ट टू कैरी आउट बॉम्बिंग मिशन विदाउट हिंड्रेंस। ठीक है, बिना किसी हिंड्रेंस के लगातार बॉम्ब कर सकता है। अब एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होता है? दीज आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक, न्यूट्रलाइज द एडवर्सरीज रडार। ऐसा होता है अगर आप दुश्मन को मार रहे हैं तो सबसे पहले जो उसके ट्रैकिंग सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, उसके जो जितने एसेट्स हैं उसे ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। सच अ मिसाइल्स नेविगेशन मैकेनिज्म कंप्राइजेस, पहला इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, सेकंड पैसिव होमिंग हेड। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाना, बस यहाँ तक ही समझते रहना। नेक्स्ट है बेलारूस। बेलारूस ऐसे कोई भी कंट्री अगर न्यूज़पेपर में होती है, चाहे पोलैंड है, बेलारूस है, मेन जो हेडिंग में कंट्री होती है उसकी ज़रूर जियोग्राफिकल जो मैपिंग है, जो लोकेशन है वो ज़रूर देख लो, वो कौन से देशों से सटा हुआ है, कौन से समुंदर के पास है, कौन सी उसकी जो स्ट्रेट है कोई उससे सटी हुई है कि नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है मैपिंग में, ऑन द बेसिस ऑफ मैप UPSC में आस इन प्रीलिम्स। ठीक है, तो बेलारूस आप देखो यूरोपियन कंट्री है। सबसे पहले कहाँ पे है ये आपकी? इस जगह पे है। यहाँ पे यूक्रेन है, यहाँ रशिया है। ठीक है, रशिया, यूक्रेन, लातविया, लिथुनिया। ठीक है, ये आपका लिथुनिया है, ये एस्टोनिया है, ये लातविया है। ठीक है, और नीचे आपका यूक्रेन हो गया, इधर आपका पोलैंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट टू फॉल स्लाइटली इन 2024। यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि जो वर्ल्ड लेवल पे बेरोज़गारी है वो थोड़ी सी स्लाइटली फॉल होगी
ये रिसेंटली अभी कहा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO एक पार्ट है UN का, कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड द वर्ल्ड विल सेटल एट 4.9% इन 2024, अ स्मॉल ड्रॉप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इसमें ना स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपका ILA पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक 1919 में फाउंड हुआ अंडर द लीग ऑफ नेशंस। इट बिकम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1946। इट इमर्ज फ्रॉम पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन पीस नेगोशिएशंस। मैंडेट और गोल्स क्या है? प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड टू इम्प्रूव कंडीशंस एंड राइट्स ऑफ द वर्कर्स वर्ल्ड वाइड। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। 1969 में नोबल पीस प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है, जिसने काम किया था वर्किंग टू प्रमोट पीस एंड फेयरनेस बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इसने क्रिएट किया डिक्लेरेशन ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट्स एट वर्क इन 1998। 4 कोर राइट्स हैं इसके जिस पे ये फोकस करता है। एबॉलिश्ड फोर्स्ड लेबर, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है जी। चलिए, काजा समिट हुई है अभी, जाम्बिया में हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, काजा के बारे में थोड़ा सा देख लेना, कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, ठीक है। ये बेसिकली 400 जो पीपल है गैदर्ड हुए थे, ये मई 2023 की बात है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, है ना। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे अभी होने वाला है। दिस मेट एट दिस मीटिंग फॉर 5 days, May 27 to May 31, ठीक है। ये May एक्चुअली ये 2004 है, 2024 ना कि 23, ठीक है। द काज़ाक कंजर्वेशन एरिया इज मेड अप ऑफ दीज कंट्रीज। इट इज़ नोन फॉर हैविंग अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से देश थे? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, ठीक है। मेन गोल क्या है? टू कंजर्व हाउ फार द कंजर्वेशन एरिया हैज़ कम सिंस इट वॉज फर्स्ट सेटअप एंड हाउ इट हैज़ ग्रोन, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली। नेक्स्ट है हिंगलाज माता मंदिर। ये जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है? ये बेसिकली पाकिस्तान में स्थित है। ये कहा जाता है कि अगर इनके दर्शन कर लो तो भाई सारे पाप धुल जाते हैं। ये पाकिस्तान में स्थित है। और ये भी माना जाता है कि सती जो है इनके कुछ सती के पार्ट्स जो हैं वो इस मंदिर में जो है वो गिरे हैं। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन जिसका नाम है विक्टोरिया सी? रशिया, ईरान, इराक, यूक्रेन। सही आंसर है आपका यूक्रेन। यूक्रेन ने ये जो है AI जनरेटेड अवतार जो है विक्टोरिया उसको इंट्रोड्यूस किया है एक डिजिटल स्पोक्स पर्सन की तरह, विच क्लैड इन प्रोफेशनल अटायर presents updates on consular affairs via social media. So with this I am concluding my current affairs session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.